जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, 12 तारीख को आपका पेपर है, लास्ट पेपर है 10th का और मैथ का पेपर है। तो आज हम एक रिवीजन क्लास लाए हैं बोर्ड पेपर के लिए, जिसमें कि मैंने 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और ये 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बोर्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप लोग ठीक प्रकार से इनको करिएगा और ये देखिएगा कि आप लोग इन क्वेश्चन को कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को बीच बीच में रोक करके मैं क्वेश्चनों को यहाँ लगा ही देता हूँ। जब आप लोग वीडियो को बीच में रोकें, क्वेश्चन को नोट करें, खुद क्वेश्चन को करके देखें, फिर दोबारा से अगर आपसे नहीं होता तो वीडियो को देखें। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 जो क्वेश्चन है शुरू के वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे। बाकी फिर जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं कि लघु हो गया, दीर्घ हो गया, फिर जो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो सब इसी प्रकार से सेट किए गए हैं। तो आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए। क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमें समीकरण दी गई है और हमसे बोला है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 4 वास्तविक मूल है, बी ऑप्शन है कि 2 वास्तविक मूल है, सी ऑप्शन है कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, डी ऑप्शन है का 1 वास्तविक मूल है। तो इसके हमें ऑप्शन दे दिए इन्होंने और हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, तो ये पता करने के लिए कि इसके वास्तविक मूल क्या होंगे तो हमें क्या निकालने की आवश्यकता है, हमें निकालने की आवश्यकता है डी, यानी कि हमारा विभक्तिकर ये हमें निकालना पड़ेगा डी, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो है ये है a, हमने इस वाली टर्म को यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 को माना a बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर a हो गया और इसको मान लिया x स्क्वायर को माना क्या मान लिया इसको b। ठीक है, ये जब हमने मान लिए तो एक मिनट जरा, जब हमने इसको x स्क्वायर प्लस 1 को a माना, x स्क्वायर बराबर b मान लिया, तो हम यहाँ पर रखते हैं तो ये कितना हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। ठीक है, और हमें सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और ये होता है a माइनस b इज इक्वल टू में 0। ठीक, तो a, अब देखो a प्लस b और a माइनस b बराबर 0 हो गया। तो ये हमें पता है कि a प्लस b या तो ये हो सकता है बराबर 0 या ये हो सकता है a माइनस b बराबर 0। ठीक है, तो अब हम ये कैसे पता करें कि भाई ये d कैसे निकलेगा। तो हमने क्या किया, जो हमने a की वैल्यू मानी थी x स्क्वायर प्लस 1 वो यहाँ पर रख दो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b की वैल्यू रख दो, b कितना था हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, a माइनस b तो a की जगह x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b की जगह क्या रख दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमारे होगा इतना। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर x स्क्वायर नहीं मानना, b को सिर्फ x मानना, तो ये x ही आएगा और यहाँ पर भी x आएगा। अब हम यहाँ से इस समीकरण की तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसकी भी तुलना कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हमने तुलना की, कंपेयर की, तो हमारा आया a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आएगा 1, b बराबर कितना आएगा 1, c बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक, इसके लिए a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस का, b बराबर माइनस का 1 आएगा और c बराबर कितना आएगा 1। अब हम निकालते हैं यहाँ से d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसका विभक्तिकर निकालते हैं, जिससे कि हम उन 4 ऑप्शन में से उनके मूल्यों को पहचान सकें कि वो किस प्रकार के ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d निकालते हैं पहले वाले के लिए। तो b स्क्वायर कितना है 1,
और एक 4, ए कितना है 1, सी कितना 1, तो आंसर आया हमारा -3, है ना, -3 आ गया डी। अब जब -3 आ गया तो हमें पता है कि भैया जो ये बी स्क्वायर माइनस, जब ये डी आ जाता है तो डी बराबर माइनस में आता है वैल्यू, यानी कि छोटी आ जाती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ये छोटा आता है तो डी जो है जब 0 से छोटा होगा तो क्या होता है कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे जब डी क्या होगा 0 से छोटा होगा। अब हम इसके लिए निकालते हैं, अगर इसके लिए भी ऐसे ही कंडीशन आती है तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी है ना, हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए निकाल लेते हैं, तो ये आता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई बी स्क्वायर कितना है माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस 4a कितना है 1, c कितना है 1, तो आ गया 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3। तो ये भी माइनस का 3 आ गया। तो ये भी पता है कि जब d जी उससे कम होता है 0 से, यानी कि ये विभक्तिकर जब 0 से कम होता है तब भी कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो इसका मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक, एक बार और फिर से समझा देता हूं, क्लास लंबी तो होगी लेकिन आप लोग ठीक से समझे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया माइनस एक्स स्क्वायर दिया इक्वल टू 0 दिया, और हमसे पूछा है कि ये बताइए कि क्या इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, यानी कि जो मूलों के ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो हमने क्या किया, इस वाला जो a एक्स स्क्वायर प्लस 1 था इसको क्या मान लिया a, और इस वाले x को क्या मान लिया b। ठीक है, तो जब हमने इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को a माना तो ये कितना हो गया a स्क्वायर, और इस x को हमने जब b माना तो ये कितना हो गया b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें पता है क्या होता है a प्लस बी a माइनस b। तो a प्लस बी बराबर 0। अब इन दोनों को हमने अलग अलग करके लिख लिया कि एक बार a प्लस बी को 0 के साथ ले लिया और एक बार a माइनस बी को 0 के साथ ले लिया। ठीक है, जब लिया तो हमने देखा कि भाई a स्क्वायर, अब हमने क्या किया, इस a प्लस बी से तो हम ये विभक्तिकर निकाल नहीं सकते, कैसे निकाल पाएंगे a प्लस बी से, तो इसलिए हमने क्या किया, इस a की जगह जो माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको उठाकर यहाँ रख दिया, और b की जगह जो x माना था उसको ले आए हम यहाँ पर। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 0। फिर हमने इसकी कंपेयर, ऐसे ही ये काम जब a माइनस बी को एक बार 0 के साथ इधर लिया तो ऐसे ही a की वैल्यू को रखा यहाँ पर, माइनस b को भी उठा करके यहाँ पे रख दिया। फिर हमने इनकी कंपेयर की, जब हमने इनकी कंपेयर की तो a बराबर 1 आया, b बराबर भी 1 आया, c बराबर भी कितना आया 1, ऐसे इधर आया a बराबर 1। लेकिन यहाँ पर जो b है वो देखो b कितना है भाई, b की कंपेयर x वाली टर्म के साथ ही तो की जाएगी, तो ये माइनस का 1 है। ये मैं सोचना कि अगर ये इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है द्विघात समीकरण से कि उसमें जो x वाली टर्म b के साथ आनी है तो वो कहाँ है x वाला, तो x स्क्वायर ढूंढा तो x स्क्वायर ये मिल गया। अब x भी तो है इसके साथ, तो x देखो किधर है, तो x ये रहा, और इसका गुणांक कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ गया। c कितना है 1, तो 1 आ गया, इतना हो गया। अब हमारा विभक्त कर दिया है हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये मूल कैसे हैं। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इसके लिए देखें तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 इंटू a कितना है 1, तो आ गया ये माइनस का 3। और जब d यानी कि विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम होती है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। ऐसे इसके लिए करा तो इसके लिए भी माइनस 3 आया, और हमें पता है कि जब ऐसी कोई भी वैल्यू होती है तो उसके भी मान -3 यानी कि माइनस से कम आता है तो उसके भी जो मान होते हैं वो वास्तविक मूल नहीं है। सही है, ठीक, ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, ये भी हमारा जो विकल्प वाला क्वेश्चन है उसी का सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट केस को आप सेकंड पार्ट मान सकते हो। क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद k -1x² प्लस kx
क्वेश्चन नंबर 2 है, या पहले का फर्स्ट पार्ट आप मान सकते हो कि k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के शून्यक में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमें दिया गया है कि शून्यक में से अगर एक शून्यक हमारा -3 है तो k का मान ज्ञात हमें करना है। तो एक बात बताइए, अगर k का मान हमें ज्ञात करना है तो k का मान हम ज्ञात करेंगे तो शून्यक जो होते हैं हमारे क्या होते हैं भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए। जो शून्यक होते हैं वो यही तो होते हैं, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा, है ना। अब हमें एक शून्यक उन्होंने दे दिया तो हम कोई सा भी एक शून्यक अपनी तरफ से मान सकते हैं कि या तो अल्फा मान लो या फिर क्या मान लो, बीटा। तो हमने माना कि जब एक शून्यक है तो हमने पहले ही मान लिया कि अल्फा बराबर उन्होंने दे दिया 3, बीटा नहीं दिया, ठीक। और पूछा किसकी वैल्यू है, के का मान हमसे निकलवाया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम बीटा निकाल लेंगे। जब हमारा बीटा निकल जाएगा तो के अपने आप निकल जाएगा, है ना। और अच्छा, अगर शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, ये भी हमें पता होगा, माइनस के बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना होता है, सी अपॉन ए, ठीक। अब इन्हीं दोनों भाई शून्यकों के योग से और शून्यकों के गुणनफल से हम यहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की। देखिए कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, सबसे पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि बी क्या है यहाँ पर और ए क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस समीकरण की जब तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ए बराबर आ जाएगा के माइनस 1, बी बराबर कितना आ जाएगा के, और सी बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ पर रखते हैं हम भाई, ए अल्फा हमारे पास कितना है -3, बीटा हमें निकालना है तो ऐसे का ऐसे लिखा रहे, तो माइनस बी कितना है हमारे पास के, तो माइनस का के अपॉन ए कितना है हमारे पास, ए कहीं है हमारे पास, ये रहा, के माइनस के 1, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए था, तो माइनस का 3 अल्फा आ गया प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का के अपॉन के माइनस 1। हमने क्या किया, इस वाले 3 को उठाकर हम इधर ले गए, तो इससे बीटा की वैल्यू निकल जाएगी हमारी माइनस के अपॉन के माइनस 1 और प्लस 3 हो गया 3। जब 3 हो गया तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 मान लो, तो एलसीएम आ गया के माइनस का 1, के माइनस के 1 से जब माइनस का 1 कट गया तो बचा 1, और 1 की माइनस के से गुणा की तो आ गया माइनस का के। अब इस वाले 3 की गुणा 1 की जब भाई के माइनस 1 की मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करते हैं इस वाली टर्म से, तो डिवाइड की तो आया के माइनस 1, और के माइनस 1 की 3 से क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो प्लस 3 के माइनस 1, तो माइनस का के प्लस 3 के, और ये प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन के माइनस 1, कितना आया 2k माइनस 3 अपॉन के माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। अब बीटा की वैल्यू तो आ गई लेकिन के की तो नहीं आई, लेकिन के की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगी, इस बीटा की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, है ना। तो रखते हैं, अल्फा क्या है हमारे पास माइनस का 3, बीटा कितना हो जाएगा 2k माइनस 3 अपॉन के माइनस 1, सी कितना है 1, और ए कितना है के माइनस 1। तो यहाँ सिंपल देखो, इस के माइनस 1 से तो ये के माइनस 1 कट गया, तो इसकी अंदर गुणा कर लो। अच्छा, माइनस ये है और ये भी माइनस है, छोड़ो छोड़ो इसको, इससे करो गुणा, माइनस का 6k माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल टू में कितना है 1। अब इस वाले 1 को इधर ले आओ और माइनस के को उधर पहुंचा दो, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 6k प्लस का हो जाएगा, ये बचा 8 बराबर 6k, तो k बराबर 8 अपॉन के इधर आएगा तो अपॉन 6, 4 2 3 2 जा सॉरी 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, k इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो k की वैल्यू कितनी आई 4 अपॉन 3, ठीक। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आया होगा, तो इसलिए हमारा जो k का आंसर हो गया वो कितना हो गया, आंसर
जो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, आइए करते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप मान सकते हैं मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है, तो हमें यह दिखाना है कि cos a प्लस बी बराबर 0 होता है। ये हमें मतलब इसका मान पता करना है कि cos a प्लस बी का मान कितना होगा, है ना। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना लो सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज ऐसी तो होगा जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। ये बोला है कि ए बी सी में सी समकोण है, तो सी को हमने क्या रख दिया, समकोण, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सी समकोण को, सी को क्या मान लिया, समकोण। जब हमने सी को समकोण माना तो हमें किसकी वैल्यू किसकी चाहिए, cos a प्लस बी का हमें पता करना है कि cos a प्लस बी क्या होगा। तो देखो, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, ये सबको पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है ना। तो हम अब लिख दो ए प्लस बी। अच्छा, सी एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री का, तो हमने यहाँ पर 90 लिख दिया, तो 180 डिग्री। इसको 90 को उधर भेज दो, तो a प्लस बी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। लेकिन हमें तो cos a प्लस बी चाहिए, a प्लस बी थोड़ी चाहिए सिंपल। तो क्या करो, दोनों ओर cos से मल्टीप्लाई करने पर cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos, मल्टीप्लाई की जगह ये लो दोनों ओर cos लेने पर, दोनों ओर cos लेने पर, दोनों ओर cos लेना है तो cos a प्लस बी बराबर कितना हो गया, cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो cos a प्लस बी का मान कितना आ गया हमारा, 0। तो जब cos a प्लस बी का मान 0 आया तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदु दे रखे और उनके बीच की दूरी पता करनी है। बिंदु है 0,5 और -5,0। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु है 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी पता करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमें पता है बीच की दूरी के लिए हमारे पास सूत्र होता है डिस्टेंस बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस या y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं x1 कितना है हमारे पास, भाई यही तो है x1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 है 0, x2 कितना है -5 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये हो गया अंडर रूट 50 और अंडर रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट सॉरी क्या लिख सकते हैं 5 5 5। यदि 5 पंजे 25 दूनी 50 तो लिख सकते हैं इसको 5 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बीच की दूरी फाइंड करने की, सूत्र लगाया, डायरेक्ट आंसर आया। आंसर कितना आया 5 अंडर रूट 2, और इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी 5 अंडर रूट 2। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें यह दिया है कि किसी भी धन पूर्णांक m के लिए
क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो m ऑप्शन दिए गए हैं हमें, a बराबर m, b बराबर m प्लस 1, c बराबर दिया है 2m और d बराबर हमें ऑप्शन में दिया है, d ऑप्शन जो दिया है हमें वो कितना दिया है, ये दिया है 2m प्लस 1। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई भी धन पूर्णांक होगा तो वो धन पूर्णांक हमेशा, धन पूर्णांक वो भी सम धन पूर्णांक, तो सम धन पूर्णांक या सम पूर्णांक हमेशा किससे डिवाइड होना चाहिए, भाज्य संख्या से, यानी कि 2 से विभाज्य होना चाहिए, तभी तो वो सम पूर्णांक हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, क्या मैंने अगर इस m को यहाँ पर डिवाइड किया तो क्या ये भाज्य है पूर्णतया? नहीं है। जब भाज्य ही नहीं है तो ये समपूर्णांक होगा ही नहीं, है ना। ऐसे ही अगर इस m प्लस 1 की बात करें तो ये भी भाज्य नहीं है। अगर इस 2 को हम 2m को 2 से भाज्य कर दे तो ये कंप्लीट कट गया। तो जब ये कट गया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ पर भी हम, अगर ये होता है यहाँ पर 2m प्लस 2 और 2 कॉमन आ जाता तो बचता m प्लस 1 और 2 से डिवाइड करते तो ये कट जाता, तो इसलिए ये भी हो जाता। तो इसका मतलब ये भी अब हमारा समधन पूर्णांक नहीं है। तो हमारा समधन पूर्णांक सिर्फ कौन सा है, 2m, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 6 दिया है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 दिया है। तो हमें तो सिद्ध कीजिए, ये है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। यही है ना क्वेश्चन। साइन थीटा की जगह ए दे रखे हैं तो ये कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। साइन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4a। ये क्वेश्चन है कि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है। तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो, इससे ये सिद्ध करना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन इससे ये सिद्ध करना बहुत आराम से हम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली टर्म को लेके चलते हैं और इसके ये वाली टर्म लेकर के आते हैं। तो हमने लेके चले साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू में 1। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की पावर 2, मतलब साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तभी तो 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो हम ये जानते हैं, हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1। अगर हम यहां से साइन की वैल्यू निकालें तो ये कॉस उस पर पहुंच जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, हम कर लो। साइन स्क्वायर ए की जगह क्या किया हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस इस वाले साइन की जगह भी ये रख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बराबर 1 हमारा चल ही रहा है, या 1 अगर ना भी चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो, फिलहाल ये चल रहा है, इसको हम लेके चलते हैं साथ में। अब एक बात बताओ, हमें दिया क्या गया है, दिया गया है कि cos a बराबर cos स्क्वायर a बराबर 1 है। cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है। तो यहां से हमने cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाली तो आया 1 माइनस cos a, यही तो आएगा। इसको हमने उठाकर cos a की वैल्यू, cos स्क्वायर a की वैल्यू को उठाकर 1 माइनस cos a यहां रखा। तो हम रखते हैं 1 माइनस
1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे ये खत्म, तो ये क्या आया कॉस ए प्लस ये क्या आया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 था, सिद्ध करना था sin स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a बराबर 1। तो हमने क्या किया, हम इसको लेके चले और ये हमने प्रूफ करके दिखाया। तो sin स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a बराबर 1 था, तो हमें पता है sin स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का, अगर हम इसको हम ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, उसकी पावर में 4 ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो हम जानते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। तो हमने यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली, तो साइन स्क्वायर ए की जब वैल्यू निकाली तो जो कॉस स्क्वायर ए था उसको उधर पहुंचाया, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर हमने रख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर भी कितना लग दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का ए का होल स्क्वायर। ये इसकी जगह रखा है यहाँ पर, इस वाले साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, प्लस इस वाले साइन स्क्वायर की जगह भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, और उसका क्या हो गया होल स्क्वायर 1 माइनस। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था कि cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस ए। तो हमने cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस क्या रख दिया cos ए, प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos ए। जब खोला तो ये कितना आया हमारा cos ए प्लस cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, -1, जिसके निर्देशांक दिए हैं 1, -1, फिर दिए हैं 4, -6, -4, और है निर्देशांक 3, -3, -5। तो हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो देखिए एरिया में क्या कर सकते हैं हम, तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1। जब हमने x1 ले लिया तो हमारे पास 2 बचा और 3 बचा, यही तो बचा, क्रम से चलते जाओ। x1 तो x1 के बाद y2 माइनस y3, प्लस x2 ले लिया तो x2 के बाद क्या आएगा y3, तो y3 माइनस y3 के बाद y1, प्लस x3 ले लिया, तो x जब 3 लिया तो हमारा बचा कितना, x3 लिया तो आ गया हमारा y1, भाई 3 के बाद 1 ही तो आएगा, माइनस y2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, जब हमने ये ले लिया तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू को रखो और आंसर लेके आओ तुरंत, अपने आप करके देखो सवाल को। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 कितना है 1, y2 कितना है हमारे पास 6, y3 कितना है हमारे पास, माइनस का 5 और माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x2 कितना है हमारे पास माइनस का 4, तो माइनस का 4 आ गया, y3 कितना है हमारे पास माइनस का 5, y1 कितना है माइनस का 1, प्लस x3 कितना है हमारे पास माइनस का 3, y1 कितना है हमारे पास माइनस का 1, और y2 कितना है हमारे पास माइनस का 6। तो हाफ 6 और 5 11, और 11 की 1 से गुणा होगी तो 1, ये माइनस का 4 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस, -6
माइनस का 3 माइनस का 7, हाफ 11 प्लस 24 प्लस 21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, इन सबको जोड़ा 4 5 6 2 4 5 आया। अब 1/2 मल्टीप्लाई 56, 2 से ये कटा तो आया हमारा 28 इकाई। वर्ग इकाई लिख देंगे यहाँ पर, है ना, या इकाई का स्क्वायर कर सकते हैं, वर्ग इकाई लिखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। वर्ग इकाई हमारा, क्योंकि एरिया है और एरिया हमेशा वर्ग में आता है यानी कि स्क्वायर में आता है, तो इसलिए यहाँ पर आया हमारा वर्ग इकाई आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल था, आप लोग ठीक प्रकार से कर सकते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक, अब तक आपने सरल क्वेश्चन देखे होंगे या 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं भी हुआ होगा, लेकिन उसमें डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते रहोगे 12 तारीख को एक अच्छा सा पेपर तुम्हारे सामने, सिंपल सा पेपर रखा मिलेगा, और उस पेपर की धज्जियां पर कच्चे उड़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यम निकालिए, माध्यक सॉरी, बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग लिखिए। तो देखो यहाँ पर हमें माध्यिका निकालनी है, इस तरह से ये बात की गई है, है ना, बारंबारता बंटन की माध्यिका निकालिए। तो बंटन हमें दे रखा है कि बारंबारता या वर्ग अंतराल, आप जो भी कह सकते हैं, उसे वर्ग अंतराल हमें दिया है। ठीक, वर्ग अंतराल के बाद हमें दी है बारंबारता, बारंबारता कितनी दी रखी है वो भी लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल है हमारे पास 10 10 का अंतर है 80 तक, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये हमें माध्यिका दी गई है। और अब माध्यिका दी गई है तो उसका वर्ग अंतराल भी दिया है, 5 8 7 12 28 20 10 10, 5 8 12 28 20 10, 5 8 12 7 12, ये 7 है, ये 12 है, ये 28 है, ये 20 है, और ये 10 है, ये भी 10 है। ठीक, ये हमें बारंबारता दे दी। अब हमें माध्यिका निकालनी है, यानी कि तो हमें माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। L जो है वो क्या होती है, निम्न सीमा, CF जो होती है वो संचयी बारंबारता होती है, N होती है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं आप, F होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं, और H होता है वर्ग अंतराल, यानी कि इसमें कितने का डिफरेंस दिया गया है। सही है, तो N जो है वो N आता है जो संचयी बारंबारता का लास्ट नंबर होता है, या फिर इसका जो सम होता है वही क्या कहलाता है, N कहलाता है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो कि क्या होती है, CF। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, अब आप वो देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले क्या होता है, 5 को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, है ना, फिर इस वाले नंबर में ये वाला नंबर ऐड करो तो 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 में ये ऐड करो, 13 और 7 कितने हो गए, 20, 20 में 12 ऐड करो, 12 और 32, 32 में 28 ऐड करें तो कितने हो गए, 60, 60 में 20 ऐड किए तो 80, 80 में 10 ऐड किए तो 90, और 90 में 10 ऐड किए तो कितने हो गए, 100। और आप अगर इनका भी सम करोगे तो भी कितना आएगा, सम ऑफ F जो है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, वो भी कितना आएगा, 100, और इसका लास्ट नंबर भी कितना आया, 100। तो इसका मतलब ये भी एक चेक करने की चीज है कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, आता है वही नंबर इन सबका क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, योग होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले यही किया कि इसका योग निकाला, संचयी बारंबारता निकाली, और इसका हमने क्या निकाल लिया, योग निकाल लिया। ठीक है,
अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर n दिया गया है, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर n/2 कि n/2 कितना है। उससे हमें क्या पता चलेगा, n/2 से हमें यह पता चलेगा कि भाई इनमें से कौन सा हमारा जो है वो माध्यिका का वर्ग होगा, है ना। तभी तो पता चलेगा हमें कि क्या l होगा, क्या f होगा, क्या h होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं n/2। तो n/2 निकालने के लिए हमारे पास n कितना है, टोटल नंबर है ये। देखो इनका मतलब ये है कि 0 से 10 जो है वो कितनी बार लिखा गया है, 5 बार, है ना। और 10 से लेकर 20 कितनी बार लिखा गया है, 8 बार। तो 0 से लेकर 20 कितनी बार लिखा गया होगा, मतलब 0 में 10 भी आ गया, 20 भी आ गया, तो वो लिखा होगा 13 बार, है ना। तो ये इनके मतलब है। तो ऐसे ही टोटल कितने नंबर है यहाँ पर, 100 नंबर है। तो टोटल नंबर जब 100 है तो उसका हमने n/2 निकाला तो आया हमारे पास कितना, 50। अब ये देखो कि ये जो 50वां नंबर होगा वो कहां आता होगा। तो जो 50वां नंबर होगा वो यहाँ 32 और 60 के बीच ही तो आ रहा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो 32 और 60 के बीच आता है तो हम 32 ना लेकर के उससे ज्यादा वाले का वर्ग मत वो लेते हैं, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग 60 में लेंगे, 60 का ये वाला जो होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला क्या कहलाएगा, हमारा माध्यिका वर्ग। अब ये 60 वाला माध्यिका वर्ग हो गया। तो L क्या होती है, L होती है जी लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। तो निम्न सीमा इस वर्ग में देखो, निम्न सीमा क्या होगी, निम्न माने कम होता। तो 40 और 50 में कम क्या है, 40। तो 40 ही क्या हो गई, निम्न सीमा। तो 40 निम्न सीमा हो गई, जो किसकी वैल्यू है, L की। n/2 हमें पता चल गया कितना है, 50। क्या पता करना है, CF। CF हमें कैसे पता चलेगा, जो CF होता है वो माध्यिका वर्ग का जो है ऊपर वाला नंबर जो है वही क्या होता है, CF। तो हमने ले लिया CF कितना है हमारे पास, 32। H जो है होता है वो वर्ग अंतराल होता है, यानी कि वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितने कितने का वर्ग, इसमें डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है इसमें 10 का। सारी चीजें हैं फॉर्मूले में रखो, 40 प्लस 50 माइनस 32 बटे में कितना है, 100। सॉरी ये है फ्रीक्वेंसी, ये 100 नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, माध्यिका वर्ग की वही होगा जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगी। तो माध्यिका वर्ग क्या माना है हमने, माध्यिका वर्ग है ये वाला हमारा। तो इसकी बारंबारता कितनी है, 28। तो वही क्या होता है हमारा F। F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग ये है, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 28। तो वही क्या होती है, F यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी F क्या हो गई हमारी, 28 गुणा में H कितना हो गया हमारा, 10। तो 40 प्लस ये कितने बचे, 18 बटे 28 गुणा में कितना, 10। 40 प्लस 4 2 में 18, 2 से 14, 90 बटे 14, 14 छंग 84, कितने बचे 6, 14 पंजे 70, 14 चौका 56, 4 बचे। तो लगभग में कुछ आ रहा होगा हमारा 46.4, 4 चौथिया 42, 42 समथिंग, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आई होगी बात सबके। 46.42 ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, जिससे कि शायद नीचे का ना दिखे तो एक बार दिख जाए। तो आंसर आ गया होगा हमारा 46 पॉइंट समथिंग। 46.4 तो आएगा, 4 के बाद जो भी आएगा एक बार कैलकुलेशन करके देखना, जो भी आंसर आया होगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 7 क्वेश्चन और बचे हैं। 8 क्वेश्चन हो गए, तो अब क्वेश्चन आए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समान आधार त्रिज्या वाले दो सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया। इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई r स्क्वायर है। क्या यह कथन सत्य है, कारण दीजिए। देखिए दो अर्धगोले हैं, एक ये रहा अर्धगोला, एक अर्धगोला ये रहा। ठीक है,
और दोनों की त्रिज्याएं कितनी कितनी दे रखी हैं, इसकी भी r है और इसकी भी कितनी है, r सेंटीमीटर। सही है। तो कह रहे हैं कि क्या इन दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ दो। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो त्रिज्या तो यही हो जाएगी दोनों की, और दोनों ऐसे करके जुड़ जाएंगे। जुड़ गए। तो जब ये त्रिज्या जुड़ गई तो ये क्या बन गया, एक गोला बन गया। अर्धगोले से दो अर्धगोले जुड़ करके क्या बनाएंगे, एक गोला ही तो बनाएंगे। तो जब ये गोला बन गया और इस गोले का हमें कह रहा है कि जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 6 पाई r स्क्वायर। तो ये 6 पाई r स्क्वायर होगा। चेक करते हैं, है ना। चेक ही क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इन दोनों गोलों को मैं जोड़ता हूं तो क्या बना, एक अर्धगोलों को जोड़ा तो क्या बना, गोला। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है असल में, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये कथन तो गलत हो गया, है ना। फिर भी हम कैसे करेंगे, एक बार वो देख लीजिए। तो लिख लीजिए, मान लो इसको मान लिया मैंने पहला अर्धगोला, इसको मान लिया दूसरा अर्धगोला। तो लिखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक। तो पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है 2 पाई r स्क्वायर। दूसरे 2 पाई r स्क्वायर कितना हो गया टोटल, 4 पाई r स्क्वायर। यही आंसर है। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा था क्या ये होता है 6 पाई r स्क्वायर, तो हम कहेंगे जी नहीं होता, 6 पाई r स्क्वायर नहीं होता, कथन गलत है। यह कथन गलत है। ठीक, यह कथन गलत है। आगे उन्होंने पूछा कारण दीजिए, तो कह सकते हैं क्योंकि दो अर्धगोले मिलाकर एक गोला बनाते हैं और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये हम इसके कारण में कह सकते हैं और कथन में कह सकते हैं नहीं होता, यह कथन गलत है। क्योंकि दो अर्धगोले मिलकर के एक गोला बनाते हैं जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि यदि किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR, तो देखो त्रिभुज है जिसमें PQR एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं PQ और PR, इन पर कोई बिंदु स्थित कर दिए इन्होंने, एक बिंदु A स्थित कर दिया, एक बिंदु B स्थित कर दिया, है ना। और फिर कह रहा है हमसे कि ये बताइए कि क्या AB जो है वो QR के पैरेलल होगा, ये बताना है। तो अगर हम इनका अनुपात आपस में सिद्ध कर दें, किसका किसका अनुपात, PA बटे AQ और PB बटे BR, तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है। और थेल्स प्रमेय तो कहती है कि अगर दो भुजाओं में किसी भी दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती है तो उनके ये वाली जो भुजाएं हैं अगर उनका अनुपात आपस में समांतर हो जाता है तो इन भुजाओं ये भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है। AB समानुपात QR, AB समानुपात QR। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, अगर सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। तो PQ बराबर हमें कितना दे रखा है, 12.5 सेंटीमीटर। ये दे रखा है AP बराबर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, ये टोटल 12.5 है, यानी कि PQ टोटल कितना है 12.5 सेंटीमीटर और PA कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर।
तो ए क्यू हमारा कितना होगा, ए क्यू हो जाएगा भाई पी क्यू माइनस पी ए। तो था 12.5 माइनस के 5 तो हो गया कितना 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 12.5 था माइनस 5 तो 7 दशमलव कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो ये 7.5 आ गया तो यहाँ पर इसको 7.5 ले लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों अनुपातों को समानता सिद्ध कर दें, समान का मतलब समान सिद्ध कर दें, तो हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लेते हैं पीए, इनका अनुपात लेते हैं, पीए अनुपात में ए क्यू बराबर पीबी अनुपात बी आर। तो देखो पीए कितना है हमारे पास 5, पीबी कितना है 7, ए क्यू 7.5, ये है 4, ये है 6। ठीक है, तो पॉइंट हटाया 0, 50, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि ये भी आ गया हमारा 2/3 और ये भी आ गया 2/3। ठीक, जब अनुपात आपस में समान हो गए तो थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या कहता है, जब अनुपात समान होते हैं तो भाई ये दोनों आपस में कैसी होती है, पैरेलल। तो हम क्या देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सी के सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 8, ये समीकरण लिख लेते हैं कि समीकरण है x माइनस के 2y इज इक्वल टू में 8, दूसरी है 5x माइनस 10y इज इक्वल टू में c। तो c के सभी मानों के लिए समीकरण युग्म, समीकरण जो दी गई है ये लिखी है यहाँ पर, का एक अद्वितीय हल है। औचित्य के साथ उत्तर दीजिए कि यह सत्य है या असत्य है। आइए भाई, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन दिया गया है हमें ये दो समीकरण, मान लीजिए आपके दो समीकरण दी गई है, x माइनस 2y बराबर 8 है और एक 5x माइनस 10 बराबर c है। फिर हमसे ये पूछा है कि क्या ये इनके अद्वितीय हल है। तो हमें पता है अद्वितीय हल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी। अगर ये अद्वितीय हल है इनके, तो अद्वितीय हल में a1/a2 बराबर नहीं होता किसके, b1/b2 के। ठीक है, ये बनना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो सबसे पहले हम इनकी कंपेयर करके a1 और a2 और b1 b2 के मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी करें तो किसके करेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू में c1। इसकी करते हैं इस वाली कंपेयर, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू में c2। तो a1 मैंने कि x से कंपेयर कर ली, तो a1 कितना आ गया हमारा 5, b1 कितना आ गया हमारा माइनस का 10 एंड c1 कितना है हमारा, c कर लो, सॉरी c1 8 है, 8 सॉरी, और ये b1 भी कितना है उससे कर रहे हैं ना कंपेयर, तो माइनस का 2 और a1 कितना है हमारा x, ये गलती से इससे हो गई, वो ऊपर वाली के लिए है। ठीक है, अच्छा इस वाली की इससे कर रहे हैं तो a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास 5, b2 कितना है हमारे पास माइनस 10 एंड c2 कितना है हमारे पास c। ठीक है, ये बात हो गई। अब अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल तभी तो होंगे जब a1 a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 पे। तो a1 कितना है 1 बटे a2 कितना है 5, b1 कितना है माइनस का 2, b2 कितना है माइनस का 10, इससे ये कट गया और 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 5 जा 10, तो 1/5 बराबर 1/5। अब यहां देखो भाई a1/a2 किया, b1/b2 किया, तो a1/a2 आया 1/5 और b1/b2 भी 1/5 आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए।
और हमसे अद्वितीय हल पूछा है, अद्वितीय हल में दोनों बराबर होते नहीं है, तो यहाँ दोनों बराबर हल हो, दोनों बराबर हो गए। तो जब यहाँ दोनों बराबर हो गए और अद्वितीय हल में दोनों बराबर नहीं होते तो हम कह सकते हैं कि ये एक अद्वितीय हल नहीं है। तो लिख सकते हैं हम, चाहे c का मान कुछ भी हो, चाहे c का मान कुछ भी हो, समीकरण के अद्वितीय हल नहीं होंगे। ठीक है, चाहे a का मान कुछ भी हो, समीकरण के अद्वितीय हल नहीं हो। ठीक है ना, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0 हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, cos 38 cos 52 cos sin 38 sin 52, तो मैंने इससे एक पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था, ट्रिग्नोमेट्री वाली जो ब्रह्मास्त्र सीरीज की है, उसमें बताया था कि अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए तो इनमें से किसी भी एक को आप चेंज करके 90 के साथ या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, दोनों को सेम बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया और एक बार इसको चेंज कर लिया। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, cos 38 है तो cos 38, अच्छा सिंपल देखो, पहले जस्ट चेंज तो चेंज ऐसे करते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, 38 को हम कैसे लिख सकते हैं? 38 को हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसको ऐसे लिख दिया cos 52 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं भाई साइन ही लिख दो पहले, तो चलो साइन 90 माइनस 52 और इसको लिख सकते हैं साइन 52 इक्वल टू 0। वो हमें प्रूफ करना है 0। देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ये सबको पता है, पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, तो ये हो गया साइन 52 इंटू ये हो गया cos 52 माइनस cos 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है cos 52 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0। दोनों कट गए, 0 बराबर 0 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में करने में। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर, तो देखो सबसे पहले जो चीज दी गई है वो लिख लेना चाहिए उसे। तो हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि माना, क्या कहा है इन्होंने, प्राकृत संख्या। तो मान लो कोई भी प्राकृत संख्या मान लो बराबर किसके होगी, x की। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्राकृत संख्या जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर, प्राकृत संख्या है इसका वर्ग, इसमें से 84 कम कर दो, कर दिए 84 कम। ठीक है, करने पर वह दी हुई संख्या से 8 अधिक संख्या के, फिर कह रहे हैं कि दी हुई संख्या क्या दी है, x, उससे 8 अधिक। देखो गुणे में और अधिक में अंतर समझा करो। गुना होता है उसका मल्टीप्लीकेशन, अधिक होता है आप उसमें ऐड करके अधिक बना सकते हो उसे। तो गुना तो नहीं है यहाँ पर, अधिक है, तो 8 अधिक यानी कि 8 जोड़ दो, अधिक के 8 अधिक से कितने गुना है, 8 अधिक के 3 गुने के बराबर है। एक बार और समझो, क्वेश्चन कहा था कि कोई भी प्राकृत संख्या है उसमें से आप उसके वर्ग करो, उसके वर्ग में से 84 घटा दो, कम कर दो। तो हमने वर्ग में से 84 कम किया तो फिर बोला गया कि हमसे कि भैया ये बताओ, अब बोल रहा है दूसरी कंडीशन में कि जब जो संख्या आपने ली है उसको 8 अधिक कर दो, तो हमने उसको 8 अधिक कर दिया, और उसका 3 गुना कर दो, तो हमने 3 गुना भी कर दिया। तो जब वो 3 गुना किया तो वो आपस में दोनों बराबर हो गए, तो हमने बराबर भी कर दिए भाई। ठीक है, यही बात की गई है हमसे। अब बोल रहे हैं तो संख्या बताओ कि संख्या
क्या होगी। तो आइए संख्या बताते हैं, संख्या इन्हें कितनी होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 84 ऐसे चलता रहेगा बराबर 3x प्लस के 24 ऐसे का ऐसे आ गया। इन दोनों टर्म को उठाओ और इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण बना लो और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। 84 माइनस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 84 और 24 कितने, पहले माइनस का 3x लिख लो, 84 और 24 कितने हो गए 108 इज इक्वल टू में 0। तो अब 108 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 1 है, तो 108 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 108 ही आएगा। उसके ऐसे फैक्टर करो जो घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए। तो हमने देखे तो ऐसे फैक्टर होते हैं हमारे 12 मल्टीप्लाई में 9, 12 में से 9 गए तो बचे 3 और 12 और 9 की मल्टीप्लाई की तो कितने आएंगे 108। तो हमने ऐसे फैक्टर कर दिए। तो आए हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 9x माइनस के 108। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, एक बार फैक्टर करके अलग से लिख के देखना। x, अब इन दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ से x माइनस 12, इन दोनों में से 9 कॉमन है तो यहाँ से 9x माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन है तो x माइनस 12 और बचा कितना x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को 0 के बराबर लेते हैं तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12 और एक बार x माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो x आया माइनस का 9। तो क्या कोई नंबर माइनस में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसलिए इसको छोड़ दो और x बराबर 12 आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज बना लो सबसे पहले। तो ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज, हमने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो सबसे पहले जो चीज हमें दी गई होती है उसको लिख लिया करो। तो देखो AB किसके बराबर होगा BC के, BC किसके बराबर होगा CA के, है ये हमें पता। फिर कह रहे हैं कि अब इस पर शीर्ष लंब डाला जाता है, तो हमने शीर्ष लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया D। ठीक है, शीर्ष लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया हमने D। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि शीर्ष लंब जो है हमेशा जिस भी भुजा पर पड़ता है तो उसको आपस में डिवाइड कर देता है, यानी कि जो ये AD हो गया, अब BC के लिए क्या बन गया, ये एक माध्यिका का काम करेगा, है ना। BC के लिए माध्यिका का काम करेगा। तो जो ये AD जो है वो किस पर शीर्ष लंब है, BC पर। तो ये भी लिख लो, AD लंब है किस पर, BC पर, है ना। ये बात ध्यान रखना कि जब AD जो है इस पर पड़ेगा BC पर तो ये इसके लिए किसका काम करेगा, माध्यिका का। क्यों, क्योंकि शीर्ष लंब है ना। अब लंब है तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो ये भी लिख लो कि एंगल D इज इक्वल टू में, या ऐसे लिखो कि एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, है ना, इतना लिख लो। और एंगल ADB भी 90 होगा, ये भी लिख लो, एंगल ADB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हम वो लिखते हैं। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि किसी भी एक भुजा का वर्ग, होता है किसी भी एक भुजा का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर किसी भी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, तो वही कर लिया, उसके शीर्ष लंब के, तो शीर्ष लंब का वर्ग के 4 गुने का बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अब इसे सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो चीज और थोड़ी सी चीज हमें पता चल रही है वो चीज हम लिखने स्टार्ट कर दो
अच्छा एक बात बताओ, जब ये शीर्ष लंब है तो मैंने अभी बताया ये माध्यिका का काम करेगा, और माध्यिका क्या होती है, जिस लाइन पर पड़ती है उसको आधा आधा डिवाइड कर देती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तो हमें सिद्ध करना है, तो हम ये कह सकते हैं दिया है, ये सब चीज दिया है मेरे को, दिया है, ये भी तो दिया ही है, क्या दिया है कि BD बराबर DC बराबर BC अपॉन में 2। देखो BD DC के बराबर है और BC जो है ये दोनों BC के आधे ही तो है भाई, ये DC बात कर रहा है वो भी BC का आधा, और BD बात कर रहा है वो भी BC का क्या है, आधा है। अच्छा ये चीज भी लिख ली हमने, अब हम सिद्ध करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, देखो अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं क्योंकि हमने इस वाले ट्रायंगल का ही भुजा ली है, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप कोई सी भी भुजा ले सकते हैं, इसकी वाली भुजा लेते तो हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, हमने ये वाली भुजा ली है तो हम ये वाली इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना। ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री के सामने वाली क्या कहलाती है, कर्ण, आधार, लंब। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा भाई, AD के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के, यही तो होगा। AC का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही लिख दो, AD तो लाना ही है और AC भी लाना है, तो AC और AD को तो हटाना ही नहीं है, तो AD का स्क्वायर प्लस DC को हटाना है क्योंकि DC लाना ही नहीं है, तो जब DC लाना ही नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि DC की जगह BC अपॉन 2 का स्क्वायर भाई, क्योंकि DC के बराबर ही तो है BC अपॉन 2, तो हमने DC की जगह, इस वाले DC की जगह क्या लिख दिया, BC अपॉन 2। तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस इस BC के स्क्वायर को खोल दिया तो BC बटे कितना आ गया, 4। ठीक है आगे देखो, BC का स्क्वायर है तो BC देखो यहां पर, क्या ये जो BC लाइन है ये AC के बराबर नहीं है, है क्यों है, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु। तो हमने BC को AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC की जगह हमने क्या रख दिया, AC, इस वाले BC की जगह क्या रख दिया, AC बटे 4। इस वाले AC को हम इधर ले आए, AC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बटे 4 बराबर में AD का स्क्वायर, 4 एलसीएम लिया तो ये हो गया 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, 4 में से 1 गए, 3 AC स्क्वायर बचे और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस में, तो ये बचे 4AD का स्क्वायर जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था, 3AC स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर। ठीक है, वीडियो समझ में आई हो, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो तो एक काम करो, और नहीं आया हो तो ठीक है आगे बढ़कर अगला क्वेश्चन देखो, नहीं आया हो तो वीडियो को फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड करो और इसको दोबारा से ठीक प्रकार से देख करके दोबारा समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओफो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। ABC के समरूप एक त्रिभुज PBR की रचना कीजिए जिसमें PB बराबर 8 सेंटीमीटर है और अपनी रचना का औचित्य भी दीजिए।
तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा और आप लोगों को ये क्वेश्चन घर से करना होगा, है ना, क्योंकि रचना आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, मुझसे बोर्ड पे यहाँ पर रचना नहीं बन पाएगी, तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से कीजिए। अब ये वीडियो आ गई है आप लोगों के लिए, शायद एक 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो में आप लोगों को कल और दूंगा, तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन वो लगभग 80-80 क्वेश्चनों में आप लोग अपने मैथ के पेपर को अच्छी दिशा दे सकते हैं, जिससे कि आपके नंबर भी बेहतर आ सकते हैं। आज मैंने आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन कराए हैं, इनमें से 15 क्वेश्चन